इसमें जो है वो इसमें जो है वो क्या नहीं आता। तो जो वूपिंग कफ है वो हमारे पास बेसिकली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, वो वायरल की वजह से नहीं होता। आइसोनियाजिड जो है वो टीबी की मेडिकेशन है, वो कह रहे हैं कि उसको उसके साथ हम विटामिन B6 को क्यों देते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि विटामिन B6 को हम पायरिडोक्साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं कि पायरिडोक्साइन के साथ हम आइसोनियाजिड को क्यों देते हैं। तो हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब आइसोनियाजिड का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं टीबी टीबी में, तो उसमें हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ हम विटामिन B6 देते हैं। विच वन इज फेज 2 मेटाबॉलिज्म ये सल्फेट कॉन्जुगेशन एज इट इज, आपको पता मानना पड़ेगा कि ये इसमें जो है वो फेज 2 होता है। ये फेज 1 फेज 2 ये सारा मेंशन है एक नोट्स में कि कौन सा फेज 1 है कौन सा फेज 2 है। विच पार्ट ऑफ ईयर इज फॉर इक्विलिब्रियम, वो है हमारे पास इनर ईयर। 337 हाइपरटेंशन का पेशेंट है प्लस उसको डायबिटीज है, तो उसमें हमारे पास मेन जो प्रेफरेंस होगी वो Sorry एसिमिलिटरीज to होगी एज interrupt. इट इज। Hello. जी। जी बोले। जी। Uh, Sorry to interrupt, but I can't see the full screen. The not that way, this way. I, not horizontally नहीं, vertical. Horizontally बोल रहा हूँ, vertically आप कर रहे हो ना, वो horizontally is. हाँ, thank you. जैन भाई मेरी बात सुने, आपके पास मोबाइल में है ये फाइल अला नसर की? No, no, it's not me. It's somebody else, Vikas. I'm not. That's not me. आप मोबाइल से खोल लें ना, आप अच्छा अपने किरण, मोबाइल। मुझे एक बात बताएं, आपने वूपिंग कफ का बताया था कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये बैक्टीरियल है। हाँ जी। हाँ ओके। जी, ये बैक्टीरियल है। हाँ जी। ठीक है। और अच्छा, थ्री थर्टी नंबर सेवन थ्री पे थर्टी ये। टू में भी मुझे एक कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे एक चीज समझ में इसमें नहीं आ रही कि नॉट इंड्यूस एस्थमा सेंट जॉन्स वाटर एंड हॉट एयर, तो ये हॉट एयर क्या बात कर रहे हैं? हॉट एयर से तो कभी भी आपको अस्थमा इंड्यूस नहीं होता। हाँ, सेंट जॉर्ज ठीक वाटर है, नहीं तो वो हॉट ये एयर से कह भी रहे नहीं हैं। होता। तो हाँ, एस्थमा इंड्यूसर यहाँ पे सिलिक पोर्टस ऑक्सीजन को कह रहे एस्थमा जो इंड्यूसर है ना, वो ऑप्शन वो ये कह रहे थे हैं। कि सेलिकॉप्सिब जो था ना वो ऑप्शन बन रहा था, जो कि पोर्टन एस्थमा इंड्यूसर है। ओके। ठीक है, वो सही ये है। कह रहे हैं कि सेलिकॉप्सिब का ऑप्शन था, तो वो पोर्टन एस्थमा इंड्यूसर है उसमें। ठीक है। ठीक है, सही। अच्छा, आगे 337 को भी ये करके हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उसको डायबिटीज में है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस होगा वो एस इनहिबिटर्स होंगे, ठीक है। सेकंड 338 पे वो कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन भी है, उसमें एंजाइना भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो हम उसमें वरापामिल भी दे सकते हैं जिसमें हमारे पास निफिडिपिन भी आता है, ठीक है। अब मतलब इसमें हमारी प्रेफरेंस होगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज, ठीक है। 339 में वो कह रहे हैं कि अगर उसको हाइपरटेंशन भी है, एंजाइना भी है, उसको एरिथमिया भी है, ठीक है, देन हम सिर्फ वरापामिल देंगे, ठीक है, फिर निफिडिपिन नहीं आता है। ये उसने इसीलिए उसको निफिडिपिन के ऊपर मेंशन किया है कि ये इस केस में आएगा, इस केस में नहीं आएगा। हाइपरटेंशन है, एंजाइना है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो मेन हमारे पास जो चॉइस होगी वो एटेनोलॉल होगा। ठीक हो गया। ओके, 341। 341। मेरा है। आप स्टार्ट करें। Okay. 341 is which one have sulfonamide allergy? जो बेसिकली सल्फोनामाइड एलर्जी होती है ना, वो उन मेडिसिन से होती है जिनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो कौन सा वाला होता है कि जिसके अंदर सल्फोना एस ग्रुप के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग होती है, एक साथ ऑर्गेनिक ग्रुप होता है और साथ नाइट्रोजन होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं रैश, हाइव्स वगैरह, फीवर होने लग जाता है जिनको इस चीज से एलर्जी हो। इनमें जो ड्रग्स होती है ना, जिनमें जिनकी वजह से सल्फोनामाइड एलर्जी हो सकती है। यूजुअली तो हम सोचते होंगे कि सिर्फ जो सल्फोनामाइड हमारे पास ड्रग्स होती हैं जैसे सल्फाडायजीन, सल्फासाक्सादोल, इनसे होती होंगी, लेकिन नहीं। डायरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, फिरोसेमाइड, इनके अंदर भी एसिटाजोलामाइड, इनके अंदर भी एक्टिवली सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए होती है। तो एक और ड्रग है एनसेड सेलिकॉक्सिब, इसके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जिन इंडिविजुअल्स के अंदर सल्फोनामाइड एलर्जी होती है उनके अंदर ये चांसेस होते हैं कि इस ड्रग को देने से उनको ये सिम्टम्स आने लग जाए। फिर है 342 टू चेक रीनल फेलियर टेस्ट मेथड। दो बताए हुए हैं, सीरम क्रेटिनिन और क्रेटिनिन क्लियरेंस। बेसिकली दोनों एक ही चीज है। जो सीरम क्रेटिनिन होता है ना, वो ऐसे मतलब जो क्रेटिनिन होता है ना, वैसा कंपाउंड होता है जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना मसल के अंदर, जो कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये किडनी फिल्टर आउट करती है। तो जो सीरम क्रेटिनिन होता है ना, उससे हमें पता चलने लग जाता है कि बॉडी के अंदर कितनी हमारे में ये तोड़फोड़ हो चुकी है। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि किडनी काम किस तरह से कर रही है। हमें हमें बेसिकली किडनी फंक्शन जब हमने देखना होता है ना कि सही हो रहा है या नहीं, तो हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि क्रेटिनिन कितनी तेजी से बॉडी से बैठ जा रहा है। जिसकी नॉर्मल वैल्यू है ना, वो है 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल्स के अंदर,
और 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल्स के अंदर। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बॉडी की जो किडनी फंक्शन है ना वो किस तरह से चल रहा है। काइंडली उसके रिपीट बाद कर है देंगे आप? वैल्यूज, एक मिनट, हम्म। हाँ दिखेगा जी, जीरो वैल्यूज। 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल मेल्स के अंदर, ओके। और 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डीएल फीमेल्स के अंदर। ये स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, ये दोनों उसके ऑप्शंस ठीक होंगे या सिर्फ जो बोल्ड वाला है वो ठीक होगा? बेसिकली सीरम बोल्ड वाला सही होगा। सीरम क्रेटिनिन तो वो है ना कि जो बॉडी में प्रेजेंट कितना है क्रेटिनिन, और क्रेटिनिन क्लियरेंस हमें ये बताती है कि कितनी तेजी से बाहर जा रहा है क्रेटिनिन किडनी की वजह से। किडनीज करती है ना इन्हें डिस्पोज, एक्सक्रीट करती है बॉडी से यूरिन के जरिए। तो अगर हमारी क्रेटिनिन क्लियरेंस सही होगी तो ही हम कह सकते हैं ना कि हमारी किडनीज सही काम कर रही हैं। हम चेक करते हैं कि रीनल फेलियर नहीं है। सीरम क्रेटिनिन से हमें क्या ही पता चलेगा, वो तो बॉडी में क्रेटिनिन वैसे भी होता है, वो डजंट मैटर। तो 343 But है it पैथोजेंस। can, sorry, सॉरी, आवाज आ रही? बट सीरम क्रेटिनिन अगर बॉडी का मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल से नहीं पता चलेगा कि कितनी सही वर्क कर रही है या नहीं। इफ एक्चुअली इफ द वो इतना पोटेंट नहीं क्रेट, होता, उसकी मैं कोई ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक वो नहीं अगर होता। अगर रीनल क्रेटिनिन क्लियरेंस तो सही हो रही हो, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर जी जी। क्रेटिनिन क्लियरेंस तो हो रही हो, लेकिन जो मिनिमम क्रेटिनिन सीरम में होना चाहिए उससे, मतलब सॉरी, मैक्सिमम जो होना चाहिए उससे जो लिमिट है वो अपर जा रही हो, तो जैसे 1.5 के अराउंड होना चाहिए, 1.5 है जहाँ 1.8 के नियर अबाउट होना चाहिए। अगर वो 2.2 जा रही हो, लेकिन जो सीरम क्रेटिनाइन क्लियरेंस है वो भी सही हो, तो ऐसा होता मैं नहीं। आपको बताती हूँ। अच्छा, आप बता दें। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जितना बनेगा उसने बाहर जाना है, वो बॉडी में आता रहेगा तो ऑब्वियसली उसे रीनल फेलियर होने लग जाएगा। और उसमें मसला कहाँ आएगा कि आपकी आपकी जो किडनीज है वो उसे सही से बाहर नहीं निकाल रही। मेन फंक्शन वहीं पे खराब हो सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। वो बॉडी अब नेचुरली तो उसको कुछ होगा नहीं कि वो खराब करके बैठ जाए, तो मिस, वो वो नहीं हो यही सकता। क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो क्लियर हो रहा है तो वो क्यूमुलेट करेगा ही नहीं उसको, मैक्सिमम क्यों? क्यों करेगा वो, एग्जैक्टली इसी तो उसको रिलीज सही कर कह रहा है, रहे हैं आप। इसी तो उसको रिलीज कर रहा है। ओके, ऐसा हो नहीं थैंक सकता कि और नॉर्मल फिर लेवल जो एक्सक्रीट हो रहे हैं और बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहा है, इस तरह होता नहीं है। वो हम रेनल फंक्शन देख रहे हैं ना कि रेनल मतलब एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिन में कितना एक्सक्रीट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है क्रेटिनिन, कम कर रहा है, ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कम परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, रेनल फेलियर की तरफ चला गया, बिल्कुल भी क्रेटिनिन नहीं एक्सक्रीट कर पा रहा, डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, तो सीरम क्रेटिनिन तो बढ़ और जाएगा, लेकिन बेसिकली वो कोई ऐसा मेजर वो नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि यार ये मसला आ रहा है। हमने जीएफआर भी तो देखना होता है। अगर हम मूवी ना देखें, बहुत डिटेल में चला जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन तो मैं इसके साथ साथ हम जीएफआर भी देखते हैं, जी, तो ये पता मैं चल जाता है आपको। क्वेश्चन ये नहीं, ऐसे यूजुअली नहीं होता। लेकिन पूछा यहाँ पे जो है ओके। सीरम क्रेटिनिन का है ना, तो इसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस ओके, चाहिए। जी थैंक जी, यू। नो प्रॉब्लम। ओके, 343 है पैथोजन फॉर ट्रैवलर्स डायरिया। जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है बेसिकली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप यूजुअल स्पॉट से आप हट के आप पानी या कुछ खाएं तो उसकी वजह से होता है। इसमें आप जो बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ना कि मोस्टली 80 to 90% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ईकोलाई होता है। उसके अलावा कंपाइलोबैक्टर जजेनाई हो सकता है, शिजेला स्पीशीज होता है, साल्मोनेला स्पीशीज भी कर सकती हैं। वायरसेस के अंदर हम नोरो वायरस कहते हैं, एस्ट्रोवायरस कहते हैं, रोटा वायरस कहते हैं। तो ये बहुत सारी कर सकते हैं। और इसका हम अगर ट्रीटमेंट देखें तो उसमें डायफेनॉक्सिलेट हम एंटी मोटिलिटी एज अ एजेंट दे सकते हैं, और लोप्रोमाइड हम एंटी डायरियल के लिए दे सकते हैं। और अगर हमें ज्यादा ही मसला होने लग गया है और ब्लड में स्टूल या फीवर वगैरह होने लग गया तो एंटीबायोटिक के अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं। उसके बाद है 343 साइड इफेक्ट ऑफ कार्बिमाजोल एग्रेनुलर साइट। ये हम बहुत दफा पहले पढ़ चुके हैं, साथ क्लोजापिन भी लिखी हुई है। जो बेसिकली कार्बिमाजोल है ना, वो एंटी थायराइड ड्रग है, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देते हैं। ये प्रो ड्रग है, इसने मेथिमाजोल के अंदर कन्वर्ट होना होता है। और उसके बाद उसने अपने एक्शन शो करने होते हैं। जो वो एंजाइम होता है जो थायराइड को एक्यूमुलेट कर रहा होता है, उसे उसने ब्लॉक करना होता है। जो इसका बेसिक जो सबसे मेन एडीआर है ना, वो होता है ये बोन मैरो सप्रेशन करती है, जिसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया हो जाता है और साथ ही ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है। तो ये ये इसका बेसिक साइड इफेक्ट होता है कार्बिमाजोल का भी और क्लोजापिन का भी। उसके बाद है
एस्थमा के अंदर विच वन इज रॉन्ग? कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेगुलेटरी टू प्रिवेंट अटैक्स, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर रेगुलरली टू प्रिवेंट अटैक्स। अब इसकी अगर आप बेसिक स्टेटमेंट ही गौर से पढ़ के देखें ना, तो इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स तो हम खराब कर देगा सीवीएस के अंदर देते हैं, इसके अंदर दे ही नहीं सकते। हम्म, तो इसमें जो बेसिकली जो लॉन्ग एक्टिंग की बात की हुई है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। जो लाबाज होते हैं, फॉर्मेटरॉल या सालमेटरॉल होते हैं, वो वाले देते हैं, हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। वो सीवीएस के अंदर यूज होते हैं, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं। उसके बाद है 346 आइसोटोनिसिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर इंट्रानेजल प्रिपरेशंस एंड subcutaneous। सबक्यूटेनियस प्रिपरेशंस। तो बेसिकली आइसोटोनिसिटी क्या होता है कि जो भी आप सोल्यूशन आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो बॉडी के फ्लूइड्स के साथ मैच होना चाहिए, तो उससे हम आइसोटोनिसिटी कहते हैं। और अगर हम ऐसा इंट्रानेजल के अंदर ना करें, तो क्योंकि हम यूजुअली कोई भी देना तो उसको हम इक्वल रखते हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड के अंदर, उसे हम फिर कंसिडर करते हैं कि वो आइसोटोनिक है। तो अगर हम ना देंगे ना, जो हमारे सीलियाज है ना, जो सारी मूवमेंट चला रहे हैं हमारी उसकी बेसिकली इंट्रानेजल प्रिपरेशंस की, तो वो डैमेज हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट हॉल्ट हो जाएगी। और सेम गोज फॉर जो सबक्यूटेनियस है, वहाँ पे जो डैमेज होने लग जाएगा। अगर हम हाइपरटोनिक वो देने लग जाते हैं प्रिपरेशन, तो वो जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा सेल्स के अंदर से, टिश्यूज के अंदर से, तो वो डैमेज कर देगा। तो हमें आइसोटोन जिस जिस जगह पे वो लगा रहे हैं, उसकी आइसोटोनिसिटी के हिसाब से ही हमें देना पड़ेगा। उसके बाद है 347 लैक्टुलोज इज मोनोसेक्राइड, सिंथेटिक डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। तो बेसिकली जो लैक्टुलोज होता है हमारे पास, वो बनती है दो चीजों से, एक लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, मतलब दो शुगर्स। जो मोनोसेक्राइड होती है वो वन शुगर होती है, जो पॉलीसेक्राइड होती है वो मल्टीपल शुगर्स होती हैं। तो डाइसेक्राइड ही हमें उसके नाम से पता चल गया कि दो शुगर्स को कंबाइन किया, और सिंथेटिक तो हमने ऐਵੇਂ ही लगा दिया, हमें अच्छा, ज्यादा एक शौक मिनट। चढ़ा था। ये सेशन एंड होने जी वाला जी। है 1 मिनट के अंदर, तो वकास आप फौरन ऑनलाइन करेंगे या फिर हम 10 मिनट बाद ही आए ब्रेक लेकर, मैं ही लॉग इन करूँ, मीटिंग स्टार्ट करूँ? मिस मैं कर दूंगा, मैं कर आप कर दूंगा। दीजिएगा, चलिए ठीक है, सही। ठीक है, बस ये खत्म कर दूं ना मैं। जो लेक्टुलोज है वो बेसिकली हम एज अ लेक्सेटिव और प्रोटल और सिंथेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर देते हैं। इसके अंदर ना बॉडी के अंदर अमोनिया लेवल्स है ना ब्लड के अंदर, क्योंकि लिवर सही से काम नहीं कर रहा होता, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको जरा ट्रीट करने के लिए हम